हेलो ऑल सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं विद बिजनेस इकोनॉमिक्स के मॉड्यूल के क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 8, यूनिट नंबर 1, जिसमें बहुत सारी थ्योरीज पर हमने पढ़ी है ऑफ मनी डिमांड। उसके साथ उसके क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देके रखा है तुम्हारे मॉड्यूल में। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन यू शुड मार्क इट। पहला स्टेटमेंट जो तुमको देकर रखा है, एनीथिंग दैट वुड एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज मनी, ये ही गलत स्टेटमेंट है। The medium of exchange is a very important function of money, लेकिन वो जो लाइन देके रखी है, एनीथिंग दैट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज मनी, वो गलत देके रखी है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू, मतलब सब कुछ जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रहा है वो मनी नहीं है, राइट? मनी हैज अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ इट्स ओन। बी है, मनी हैज जनरलाइज परचेजिंग पावर एंड इज जनरली acceptable in settlement of transactions. Absolutely correct. Settlement of transactions में इसे accept किया जाता है। तीसरा देखा रखा है, money is totally liquid asset and provides us with means to access goods and services. ये टोटली लिक्विड एसेट है। ये लाइन तुम्हारे मॉड्यूल में डायरेक्ट देके रखी है। इनफैक्ट आई कैन टेल यू इन समरी ऑल्सो, मनी इज अ टोटली लिक्विड एसेट, ठीक है, जिसका जनरल परचेजिंग पावर है एंड जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है। देन कमिंग ऑन टू डी, करेंसी विथ रिप्रेजेंट्स मनी डज नॉट नेसेसरली हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर 500 के नोट पे 500 लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो 500 रुपए की कमोडिटी से ही बना है। तो उसका बिल्कुल इंडिकेशन नहीं होता है कि जितना उस नोट पे लिखा जाता है उतने की वर्थ को रखेगा ही। तो डी वाला स्टेटमेंट भी मनी के बारे में सही है, इनकरेक्ट केवल पहला वाला है। Question number 2 है, money performs all of the functions, three functions mentioned below, namely medium of exchange, price control, store of value। नहीं, इसमें price control गलत है। सेकंड है, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड प्रोवाइड यील्ड्स, इसमें प्रोवाइड यील्ड्स गलत है। देन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फंक्शंस तुम्हें डायरेक्टली तुम्हारा मॉड्यूल दे रहा है, वहां से उठ के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिमांड फॉर मनी इज, जनरली मनी क्यों डिमांड किया जाता है? किसी और चीज को खरीदने के लिए, तो उसका डिमांड हमेशा डिराइव डिमांड होगा। डिराइव डिमांड मतलब किसी और चीज को खरीदने के लिए जब आप डिमांड करते हो, या आपका मनी का डिमांड किसी और चीज पे डिपेंडेंट है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4, अ गुड क्वेश्चन अगेन। हायर द डैश, हायर वुड बी डैश ऑफ होल्डिंग कैश एंड लोअर विल बी द डैश। तो बेटा इसमें जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी ऑफ होल्डिंग कैश। मतलब यार, इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा है तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो ना, बैंक में पैसा नहीं जमा करके और कैश होल्ड करके। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश उतनी ही ज्यादा होगी। एंड लोअर विल बी दी डैश, लोअर विल बी दी डिमांड फॉर मनी। आप कैश की डिमांड उतनी ही कम करोगे, आप बैंक में या इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज में पैसा ज्यादा रखना चाहोगे। तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी एंड उतना ही डिमांड फॉर मनी हो जाएगा कम। क्वेश्चन नंबर 5 है, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी होल्ड्स दैट। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या बताती है? चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटी प्राइसेस आर कॉज्ड बाय चेंजेस इन क्वांटिटी ऑफ मनी। ये तो सही है यार, प्राइस लेवल में चेंजेस आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कितना क्वांटिटी मनी का है इन द मार्केट, मतलब सप्लाई ऑफ मनी कितना कम ज्यादा है, तो वो प्राइसेस को डेफिनेटली अफेक्ट करता है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन मनी एंड प्राइस लेवल। मनी और प्राइस लेवल के बीच में एक अच्छा रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। एंड द क्वांटिटी ऑफ मनी इज मेन डिटर्मिनेंट ऑफ द प्राइस। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यार, कि क्वांटिटी ऑफ मनी से प्राइस डिसाइड होती है। थर्ड देख रखा है, changes in the value of money or purchasing power of money are determined first and foremost by the changes in quantity of money in circulation। मनी कितनी चीजें खरीद पाएगा, मतलब प्राइसेस बेसिकली आर डिटरमाइंड बाय कितना मनी है इन सर्कुलेशन। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, द कैम्ब्रिज अप्रोच टू क्वांटिटी थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कैश बैलेंस अप्रोच भी बोलते हैं, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिशर्स अप्रोच एंड कैम्ब्रिज अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी कंसिडर। बेटा फिशर और कैम्ब्रिज अप्रोच में कॉमन क्या है? फिशर मतलब वो जो पहली क्लासिकल अप्रोच थी, और दूसरी कैम्ब्रिज अप्रोच में
ये दोनों कैसे डिसाइड करते हैं डिमांड फॉर मनी? तो बेटा देखो, कैम्ब्रिज अप्रोच में स्टोर ऑफ वैल्यू कॉन्सेप्ट एडिशनली इंट्रोड्यूस हो गया था, है ना? लेकिन तुमको ये दोनों अप्रोच का कॉमन चीज बताना है, एंड दैट इज वाई दोनों में कॉमन क्या था कि ट्रांजैक्शन करने के लिए मनी की डिमांड करनी पड़ती है। तो मनी's role in acting as a store of value, and therefore demand for money is for storing value temporarily. बट अगर कैम्ब्रिज अप्रोच का पूछा जाता ना, तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन फिशर्स अप्रोच में ये सही नहीं होगा। मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड देयरफॉर डिमांड फॉर मनी इज टर्म्ड एज फॉर लिक्विडिटी, ट्रीटेड एज फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की बात नहीं हुई है, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। He had money as a means of transaction, and therefore demand for money is only transaction demand for money. बेटा फिशर ने और कैम्ब्रिज ने, ये दोनों ही अप्रोचेस ने डिमांड फॉर मनी मेनली ट्रांजैक्शंस, आपको जो रूटीन ट्रांजैक्शंस करने हैं सेल परचेज के, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, कैश की जरूरत पड़ती है, वो बात की है, एंड दैट इज वाई ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, रियल मनी क्या होता है? रियल मनी इज नॉमिनल मनी एडजस्टेड टू द प्राइस लेवल। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। रियल नेशनल इनकम अलग चीज होती है। देन मनी एडजस्ट, सॉरी, मनी डिनोटेड डिमांडेड एट अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट, या नॉमिनल जीएनपी डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल, ये भी गलत है। अपन मनी की बात कर रहे हैं, तो नॉमिनल मनी को जब हम एडजस्ट कर देते हैं टू प्राइस लेवल, तो वो होता है रियल मनी। क्वेश्चन 9 है, प्रिकॉशनरी मनी बैलेंसेस पीपल वांट टू होल्ड as income elastic and not very sensitive to rate of interest। पहला ही ऑप्शन सही है। जो भी हम मनी बैलेंस होल्ड करते हैं प्रिकॉशन के लिए, मतलब स्टोर ऑफ वेल्थ के लिए, बाद के फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को मीट आउट करने के लिए, वो इनकम इलास्टिक होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, इनकम के हिसाब से चेंज होगा ये बैलेंस। लेकिन उसमें एक अजम्पशन था बेटा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से चेंज नहीं होता है। दे आर नॉट सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हम अज्यूम करते थे इस थ्योरी में। तो दैट इज वाई ऑप्शन ए लुक्स करेक्ट। क्वेश्चन is good again. Question number 9. Question number 10. Speculative demand for money is not demanded by, sorry, is not determined by interest rate. गलत, ये डिटरमाइन किया जाता है इंटरेस्ट रेट के थ्रू ही। इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट नहीं, जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट उतना स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगा। लोग पैसा में कम अमाउंट रखेंगे, कैश फॉर्म में कम रखेंगे, और ज्यादा इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी में डालेंगे। इसलिए स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 11, अकॉर्डिंग टू कीन्स इफ द करंट इंटरेस्ट रेट इज हाई, अगर अभी का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में अभी इंटरेस्ट रेट ज्यादा चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में बेटा फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फ्यूचर में यही इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। और जब ये फ्यूचर में गिरेगा, तो बॉन्ड की प्राइसेस और बढ़ जाएंगी, क्योंकि बॉन्ड में जिन लोगों ने पैसे लगा के रखे हैं, उनको तो वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ही कंटिन्यू होगा मिलना। किसी ने अगर 10% के इंटरेस्ट पे बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया है, तो उसको तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कंटिन्यू होता रहेगा मिलना। तो इसका सही ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। People will expect the interest rate to fall. Okay, they'll expect the interest rate to fall. Rise expect नहीं करेंगे वो, ठीक है? And the bond prices to rise in future. बॉन्ड अभी भी उतना ही इंटरेस्ट दे रहा है, तो बॉन्ड इज अ वेरी ल्यूक्रेटिव एसेट नाउ, एंड दैट इज वाई फ्यूचर में बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, द इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच टू द ट्रांजैक्शंस डिमांड फॉर मनी। इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच टू ट्रांजैक्शंस डिमांड ऑफ मनी क्या बोलता था? बेटा ये कैश को एक इन्वेंट्री की तरह ट्रीट करता है, जिसमें अगर इंटरेस्ट ज्यादा है तो आपको कैश बैलेंसेस कम होल्ड करने चाहिए। इट एक्सप्लेन्स नेगेटिव रिलेशन बिटवीन मनी डिमांड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। उल्टा रिलेशन एक्सप्लेन कर रहा है बिटवीन इंटरेस्ट एंड डिमांड फॉर मनी। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू बोमोल एंड टोबिन्स अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी, द ऑप्टिमल एवरेज मनी होल्डिंग इज। ऑप्टिमल एवरेज मनी होल्डिंग कैसे निकालते हैं? अंडर रूट 2 by/r किया था, ठीक है? तो अंडर रूट 2 by/r, तो मतलब इंटरेस्ट रेट के साथ उल्टा रिलेशन होगा, और ब्रोकरेज फी और इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होगा। पॉजिटिव रिलेशन विद इनकम एंड प्राइस लेवल, ये तो सही है। पॉजिटिव फंक्शन
पॉजिटिव फंक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब बी, ठीक है। देन अ नेगेटिव रिलेशन ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, एब्सोल्युटली करेक्ट। इंटरेस्ट रेट के साथ उल्टा रिलेशन रखेगा। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स क्योंकि बिल्कुल सही हैं, दैट इज व्हाई द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ओके, पॉजिटिव फंक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कितना पैसा लगेगा हर बार ट्रांजैक्शन करने में, राइट। तीनों ही सही है, करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, डैश कंसिडर डिमांड फॉर मनी एज एन एप्लीकेशन ऑफ अ मोर जनरल ऑफ डिमांड फॉर कैपिटल एसेट्स। बेटा किसने रिलेट किया था मनी की डिमांड को कैपिटल एसेट की डिमांड के साथ? इट वाज मिल्टन फ्रीडमैन, ऑप्शन डी, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, the nominal demand for money rises if nominal demand for money कब बढ़ जाएगी? Opportunity cost of money holding, that is bond and stock respectively decline, absolutely correct। demand for money कब बढ़ जाएगी? जब मनी सॉरी बॉन्ड और स्टॉक को होल्ड करने की कॉस्ट जो है, ठीक है, वो कम हो जाए। एब्सोल्युटली करेक्ट यार। मनी आप तब ज्यादा होल्ड करना चाहोगे जब आपको इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज में इंटरेस्ट ही कम मिल रहा है, उसके रिटर्न्स ही आपको कम मिल रहे हैं, ठीक है। तो उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मनी होल्डिंग का जब कम हो जाता है, तो वैसी सिचुएशन में आप मनी ज्यादा होल्ड करोगे। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन।